नमस्ते दोस्तों, यात्रा पथ चिन्ह चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जहां परंपराएं, संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी आपको हैरान कर देगी। क्या आपको लगता है कि आप दक्षिण पूर्व एशिया को अच्छी तरह जानते हैं? तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये एपिसोड आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल देगा और आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां सब कुछ अनोखा है। चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप दक्षिण पूर्व एशिया को जानते हैं? बस तब तक रुकिए जब तक आप फिलीपींस की खोज नहीं कर लेते, जहां अंतिम संस्कार जुए की पार्टियों में बदल सकते हैं। क्रिसमस सितंबर में शुरू होता है और लोग एक दूसरे को पेप्सी या हनी जैसे नामों से बुलाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फिलीपींस के बारे में कुछ अजीब, थोड़े चौंकाने वाले, लेकिन पूरी तरह से सच तथ्यों के बारे में बताने जा रहा हूं। एक ऐसा देश जो जाना पहचाना तो लगता है, लेकिन हर चीज को सबसे अप्रत्याशित तरीकों से उल्टा कर देता है। नंबर 1, फिलिपिनो अंतिम संस्कार, एक पार्टी और जुए की रात। और पहला तथ्य, किसी भी देश में सबसे गंभीर परंपरा। फिलीपींस में अंतिम संस्कार के बारे में आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। दुनिया के कई हिस्सों में अंतिम संस्कार शांत, सम्मानजनक सभाएं होती हैं, जहां लोग अपने प्रियजन को खोने का शोक मनाने आते हैं। लेकिन फिलीपींस में अंतिम संस्कार कई विदेशियों के लिए कहीं अधिक अनूठा और आश्चर्यजनक रूप ले लेते हैं। ये समारोह अक्सर 3 दिन से लेकर पूरे 1 सप्ताह तक चलते हैं। ये केवल मृतक को याद करने का समय नहीं है, बल्कि दोस्तों, माहौल अक्सर हंसी, बातचीत और यहाँ तक कि बच्चों के खेलने की आवाजों से भरा होता है। हालांकि ये बाहरी लोगों को अजीब या चौंकाने वाला लग सकता है, फिलिपिनो लोगों के लिए ये एकजुटता और सामुदायिक समर्थन की एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। इस असामान्य परंपरा के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला, स्थानीय मान्यताओं के अनुसार परिवार और दोस्तों को रात भर ताबूत के पास जागते रहना चाहिए, ताकि वे शरीर की रखवाली कर सकें और अस्वांग नामक बुरी आत्माओं को, मृतक की आत्मा को परेशान करने या चुराने से रोक सकें। ताश खेलने से सभी को रात भर सतर्क रहने में मदद मिलती है। दूसरा, इन खेलों से जीती गई रकम को अक्सर अंतिम संस्कार की लागत को कवर करने में मदद करने के लिए एक साथ इकट्ठा किया जाता है, जो जीवित लोगों के बीच एकजुटता की एक मजबूत भावना को दर्शाता है। उत्सव और जुए का यह मिश्रण एक विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथा बन गया है, जो कई विदेशी आगंतुकों को चकित और हैरान कर देता है। लेकिन फिलिपिनो लोगों के लिए, ये समुदाय के लिए दुख साझा करने और नुकसान के माध्यम से एक दूसरे की मदद करने का एक गहरा मानवीय और हार्दिक तरीका है। नंबर 2, मुर्दों के साथ रहना। एक ऐसे देश में जहां अंतिम संस्कार जीवन पार्टियों की तरह लग सकते हैं और जीवित लोग मुर्दों की रखवाली करने के लिए ताश खेलते हुए पूरी रात जागते हैं। ये जानकर शायद आश्चर्य नहीं होगा कि मनीला के ठीक बीचों बीच कुछ लोग वास्तव में मृतकों के साथ अगल-बगल रहते हैं। नॉर्थ सिमेट्री, उत्तरी कब्रिस्तान, फिलीपींस की सबसे असामान्य जगहों में से एक है। ये सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं है, ये हजारों लोगों का घर भी बन गया है। इसके पीछे का कारण बहुत ही सरल है, गरीबी। मनीला में रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छूने के कारण कई गरीब परिवार घर किराए पर लेने या खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते। मजबूरी में उन्होंने कब्रिस्तान में शरण ली है, जो छतें, खुली जगहें और एक शांत वातावरण प्रदान करता है। जो एक अस्थायी आश्रय के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे धीरे स्थायी हो गया। समय के साथ लोगों ने कब्रों के ठीक ऊपर या रास्तों के बीच ईंटों के घर बनाने शुरू कर दिए। बच्चे कब्र के पत्थरों पर खेलते हैं, वयस्क तहखानों के बगल में खाना बनाते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी दुकानें भी चलाते हैं या कब्रों का रखरखाव करके अपनी आजीविका कमाते हैं। अंततः कब्रिस्तान के भीतर एक पूरी तरह से काम करने वाला समुदाय उभर कर सामने आया। फिर भी जहां निवासियों के लिए यहाँ का जीवन सामान्य हो गया होगा, बाहरी लोगों के लिए ये दृश्य अक्सर डरावना और अवास्तविक लगता है। कुछ पुरानी कब्रें ढह गई हैं, जिससे इंसान की हड्डियां दिखाई देने लगी हैं। खोपड़ी और हाथ की हड्डियों को कभी-कभी कोनों में या अस्थायी शौचालयों के पीछे पड़ा देखा जा सकता है। रात में उन पड़ोसियों के सन्नाटे से घिरा माहौल और भी ठंडा और परेशान करने वाला हो जाता है।
जो कभी कुछ नहीं बोलेंगे। नंबर 3, हर जगह आवारा कुत्ते। जैसे ही आप फिलीपींस के लगभग किसी भी क्षेत्र की सड़कों या संकरी गलियों से गुजरते हैं, पहली चीजों में से एक जो आप नोटिस करेंगे वो है हर जगह कुत्तों की संख्या। ये आवारा कुत्ते आजादी से घूमते हैं, या तो अकेले या छोटे समूहों में, सड़कों पर बिना पट्टे या मुंह पर जाली के बिना दौड़ते हैं। फिलीपींस में अमेरिका या यूरोप की तरह सख्त कुत्ता स्वामित्व कानून नहीं है। ज्यादातर कुत्ते परिवारों के स्वामित्व में होते हैं, लेकिन उन्हें दिन भर आजादी से घूमने की अनुमति होती है। इसके अलावा ऐसे कई आवारा कुत्ते भी हैं जो किसी के नहीं हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि इनमें से अधिकांश कुत्ते शांत स्वभाव के होते हैं। वे शायद ही कभी अजनबियों पर भौंकते हैं या आक्रामक व्यवहार करते हैं। इसके बजाय वे लोगों के साथ शांति से सह अस्तित्व में रहते हैं। कई कुत्तों को छाया में, फुटपाथ पर लेटे हुए, शांत कोनों में आराम करते हुए या बिना किसी परेशानी के लापरवाही से बच्चों का पीछा करते हुए देखा जाता है। फिलिपिनो लोग लंबे समय से सार्वजनिक स्थानों को कुत्तों के साथ साझा करने के आदी हो गए हैं। इसे दैनिक जीवन का एक सामान्य हिस्सा मानते हैं। लेकिन विदेशी आगंतुकों के लिए, विशेष रूप से उन देशों से जहां कुत्तों को मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए सख्ती से नियंत्रित या प्रशिक्षित किया जाता है, इंसानों के बीच इन आजाद घूमने वाले शांत कुत्तों को आराम करते देखना वास्तव में एक अजीब और आश्चर्यजनक दृश्य हो सकता है। नंबर 4, फिलिपिनो अभी भी कुत्ते का मांस खाते हैं। क्योंकि फिलीपींस में अनुकूल आवारा कुत्तों का दृश्य बहुत आम है, कई विदेशियों को यह विश्वास करना और भी कठिन लगता है कि देश के कुछ हिस्सों में कुत्तों को मारने की प्रथा अभी भी पारंपरिक त्योहारों के हिस्से के रूप में मौजूद है। हालांकि अधिकांश फिलिपिनो आज कुत्ते का मांस नहीं खाते हैं और राष्ट्रीय कानूनों ने भोजन के लिए कुत्तों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर भी बेंगुएट और कॉर्डिलेरा जैसे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्वदेशी समुदाय अभी भी धार्मिक समारोहों, शादियों या अंतिम संस्कारों के दौरान कुत्तों की बलि की रस्मों को संरक्षित करते हैं। उनकी विश्वास प्रणाली में कुत्ते केवल पालतू जानवर नहीं हैं, बल्कि उन्हें पूर्वजों को प्रसाद या सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ये समारोह सार्वजनिक रूप से आयोजित नहीं किए जाते हैं और आमतौर पर समुदाय के भीतर ही रखे जाते हैं, लेकिन कभी-कभी तस्वीरें सामने आ जाती हैं, जिससे विशेष रूप से पशु अधिकार संगठनों और विदेशी पर्यटकों की कड़ी सार्वजनिक प्रतिक्रिया भड़क उठती है। उनके लिए कुत्ते साथी और परिवार के सदस्य होते हैं, इसलिए एक उत्सव के दौरान कुत्तों को काटने का विचार क्रूर और अस्वीकार्य माना जाता है। हालांकि इन क्षेत्रों के स्थानीय लोगों के लिए ये भोजन की खपत का मामला नहीं है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रथाओं में निहित एक पवित्र परंपरा है। कई मामलों में स्थानीय अधिकारी हस्तक्षेप से बचते हैं, इन क्षेत्रों को सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट क्षेत्रों के रूप में मान्यता देते हैं। नंबर 5, फिलिपिनो पति अक्सर अपनी पत्नियों की बात मानते हैं। यदि आप पहली बार फिलीपींस जाने वाले पुरुष हैं, तो आप यहाँ महिलाओं की भूमिका को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित, यहाँ तक कि भ्रमित भी महसूस कर सकते हैं, जो एशिया के अन्य हिस्सों में आपने जो देखा है उससे काफी अलग है। फिलीपींस में महिलाएं सिर्फ गृहिणियां नहीं हैं, कई महिलाएं आर्थिक रूप से और निर्णय लेने में घर का सच्चा आधार हैं। कई परिवारों में ये महिला ही होती है जो पैसे का प्रबंधन करती है, खर्चों को संभालती है, बच्चों की परवरिश करती है और यहाँ तक कि घर खरीदने, नई कार लेने या बच्चों के लिए स्कूल चुनने जैसे बड़े मामलों पर भी निर्णय लेती है। पुरुष निश्चित रूप से अभी भी काम करते हैं, लेकिन वे अक्सर अपना पूरा वेतन अपनी पत्नियों को सौंप देते हैं। ये समाज द्वारा थोपी गई कोई बात नहीं है, ये भरोसे से आता है। कई फिलिपिनो लोगों का मानना है कि पारिवारिक मामलों के प्रबंधन की बात आने पर महिलाएं अधिक सावधान होती हैं और दीर्घकालिक सोचने में बेहतर होती हैं। घर से परे फिलीपींस में विश्वविद्यालय के नामांकन में भी महिलाएं पुरुषों से अधिक हैं और एक महत्वपूर्ण संख्या छोटे व्यवसाय चलाती है या कंपनियों में प्रबंधकीय पदों पर है, जो कई पड़ोसी देशों की तुलना में अधिक है। फिलीपींस भी कुछ ऐसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में से एक है जहां एक महिला राष्ट्रपति रह चुकी है और लोकप्रिय संस्कृति में मजबूत और निर्णायक महिलाओं का अक्सर जश्न मनाया जाता है, चाहे वो टेलीविजन नाटकों में हो, पॉप संगीत में या पारंपरिक पारिवारिक जीवन में। नंबर 6, सार्वजनिक स्थानों पर झपकी लेना। यदि आप दोपहर के समय फिलीपींस के शहरों में टहलते हैं,
तो आप आसानी से लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर झपकी लेते हुए पाएंगे, जो कई अन्य देशों में अनुचित या असामान्य माना जा सकता है। यहाँ जीपनी ड्राइवरों और निर्माण श्रमिकों से लेकर कार्यालय के कर्मचारियों और छात्रों तक दिन के दौरान एक त्वरित झपकी लेने के लिए पार्क की बेंचों, फुटपाथों या यहाँ तक कि अपने वाहनों के अंदर लोगों को आराम करते हुए देखना पूरी तरह से सामान्य है। बाहर आराम करने के लिए कोई भी शर्मिंदा या आका हुआ महसूस नहीं करता है। वास्तव में दोपहर में झपकी लेना ऊर्जा को फिर से भरने के लिए आवश्यक माना जाता है, खासकर देश की गर्म जलवायु में लंबे काम के घंटों या थकाऊ यात्रा के साथ। कई कार्यालय कर्मचारियों को उनके डेस्क पर थोड़ी देर सोने से भी मना नहीं करते हैं। जो लोग जल्दी काम शुरू करते हैं या रात की शिफ्ट में काम करते हैं, उनके लिए 15 से 20 मिनट की झपकी ही सतर्क और कार्यात्मक रहने का एकमात्र तरीका हो सकता है। यदि आप शहर के जीवन की स्थानीय लय में पूरी तरह से डूबना चाहते हैं, तो शहर के बीचों बीच एक त्वरित झपकी लेने का प्रयास करने में संकोच न करें। फिलीपींस की खोज करते समय यह आपके सबसे यादगार अनुभवों में से एक बन सकता है। नंबर 7, टॉयलेट पेपर के बिना शौचालय। एक त्वरित सार्वजनिक झपकी के बाद आपको वॉशरूम का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन सावधान रहें, ये फिलीपींस जाने पर कई पर्यटकों द्वारा अनुभव किए जाने वाले हल्के झटकों में से एक हो सकता है। कई सार्वजनिक शौचालयों, सामान्य भोजनालयों और यहाँ तक कि कुछ बड़े रेस्तरां में टॉयलेट पेपर अक्सर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इसके बजाय आपको आमतौर पर प्लास्टिक की बाल्टी और पानी से धोने के लिए एक डिब्बा मिलेगा, जिसे ताबो के रूप में जाना जाता है। यहाँ फिलिपिनो लोग मुख्य रूप से कागज के बजाय व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए पानी का उपयोग करते हैं। इसलिए यदि आप एक अजीब स्थिति से बचना चाहते हैं, तो अपना खुद का टॉयलेट पेपर साथ ले जाना हमेशा एक उत्तरजीविता कौशल, सर्वाइवल स्किल है। लेकिन आश्चर्य यही खत्म नहीं होता है। फिलीपींस में रोजमर्रा की वस्तुओं के नामकरण का तरीका भी विदेशियों के लिए मनोरंजक गलतफहमी पैदा कर सकता है। यहाँ टिश्यू, कागज के तौलिए, टॉयलेट पेपर या नैपकिन के लिए सामान्य शब्द है। इसके विपरीत नैपकिन का अर्थ महिलाओं के स्वच्छता उत्पाद से समझा जाता है। इसलिए यदि आप किसी रेस्तरां में प्रवेश करते हैं और पूछते हैं, क्या मुझे एक नैपकिन मिल सकता है, तो आश्चर्यचकित न हो यदि कर्मचारी कुछ पल के लिए हिचकिचाएं और शर्मिंदगी के साथ आपसे फिर से पूछें। इन हास्यपूर्ण और संभावित रूप से अजीब मुठभेड़ों से बचने के लिए सलाह यही है कि बस टिश्यू मांगे। नंबर 8, बिना पूछे वॉशरूम का उपयोग करना। फिलीपींस के बारे में एक अनोखी बात यह है कि आप किसी कॉफी शॉप, फास्ट फूड की जगह या सुपरमार्केट में बिना कुछ खरीदे या पहले अनुमति मांगे वॉशरूम का उपयोग कर सकते हैं। कई अन्य देशों के विपरीत, जहां आपको कोड मांगना पड़ता है, चाबी लेनी पड़ती है या ये साबित करना पड़ता है कि आपने खरीदारी की है, यहाँ के वॉशरूम लगभग हमेशा उन लोगों के लिए खुले रहते हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। कर्मचारी आपसे सवाल नहीं करते या आपके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करते। वास्तव में यदि आप वॉशरूम खोजने में जल्दी में हैं, तो वे अक्सर आपको सही दिशा में जाने का रास्ता भी बता देंगे। फिलिपिनो लोगों के लिए ये बस दूसरों की मदद करने के बारे में है। शौचालय कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो केवल पैसे देने वाले ग्राहकों के लिए आरक्षित हो। हालांकि हम सुझाव देते हैं कि आप ऐसा तभी करें जब आपको वास्तव में आवश्यकता हो, जब ये सच में जरूरी हो। और अगर आप एक पर्यटक हैं जो अंततः किसी दुकान के वॉशरूम का उपयोग करते हैं, तो बाद में पानी की बोतल या छोटा स्नैक खरीदना एक विचारशील इशारा है। यह आवश्यक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसकी सराहना की जाती है। नंबर 9, कराओके संस्कृति। मजेदार लेकिन कभी-कभी खतरनाक। अगर आप पूछें कि किस देश को कराओके सबसे ज्यादा पसंद है, तो फिलीपींस निश्चित रूप से सूची में सबसे ऊपर होगा। बार, रेस्तरां, आवासीय पड़ोस, निजी घरों और यहाँ तक कि फुटपाथों पर कराओके हर जगह है। फिलिपिनो लोग किसी भी अवसर, जन्मदिन, पारिवारिक समारोहों, त्योहारों या बस काम पर एक लंबे दिन के बाद आराम करने के लिए कराओके गा सकते हैं। जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि यहाँ हर कोई आत्मविश्वास के साथ माइक पकड़ता है, चाहे वो कैसा भी गाता हो। बच्चों, वयस्कों और यहाँ तक कि बुजुर्गों, सभी के अपने पसंदीदा गाने होते हैं और ज्यादातर लोग आमंत्रित किए जाने पर या जब उन्हें आमंत्रित नहीं भी किया जाता है,
तब भी खुश होकर गाते हैं। कराओके सामुदायिक जीवन का एक सच्चा हिस्सा बन गया है, जो सुबह से रात तक संगीत और हंसी से हवा को भर देता है। लेकिन फिलीपींस में कराओके हमेशा सिर्फ मौज मस्ती का खेल नहीं है। एक समय था जब फ्रैंक सिनाट्रा के प्रतिष्ठित गीत माई वे को कुछ कराओके बार में बहस और यहाँ तक कि हिंसा के साथ इसके अप्रत्याशित संबंध के कारण प्रतिबंधित या सीमित कर दिया गया था। गीत की लोकप्रियता का मतलब था कि हर कोई अपनी बारी चाहता था, लेकिन जब किसी ने इसे खराब तरीके से या बहुत जोर से गाया तो इससे कभी-कभी गंभीर विवाद पैदा हो गए। नतीजतन कुछ स्थानों ने किसी भी संभावित संघर्ष से बचने के लिए अपनी प्लेलिस्ट से माई वे को हटा दिया। हालांकि ऐसी घटनाएं आज दुर्लभ हैं, वे फिलीपींस में कराओके से जुड़ी किंवदंती का हिस्सा बन गई हैं। एक ऐसी संस्कृति जो न केवल जीवंत और आनंदमय है, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से एक खतरनाक किनारे के साथ भी आती है। नंबर 10, हॉर्न बजाना संचार का एक रूप है। फिलिपिनो केवल गाकर ही खुद को व्यक्त नहीं करते हैं, वे कार के हॉर्न का उपयोग करके भी एक दूसरे से बात करते हैं। यदि आप पहली बार फिलीपींस की सड़कों से गुजर रहे हैं, विशेष रूप से मनीला या सेबू जैसे बड़े शहरों में, तो आप जल्दी ही ध्यान देंगे कि कार के हॉर्न की आवाज लगभग निरंतर आती रहती है। लेकिन बहुत जल्दी परेशान ना हो, स्थानीय लोगों के लिए हॉर्न बजाना दबाव या गुस्से के बारे में नहीं है। इसके विपरीत ये संचार का एक व्यापक रूप से स्वीकृत तरीका है, कभी-कभी शब्दों से भी अधिक प्रभावी। ड्राइवर हॉर्न का उपयोग गुजरने के लिए जगह मांगने, धन्यवाद कहने, किसी को धीमा करने का संकेत देने या बस एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए करते हैं। संकरी सड़कों पर, भारी ट्रैफिक में या व्यस्त चौराहों पर हॉर्न बजाना अक्सर टर्न सिग्नल की जगह ले लेता है, ये बताने के तरीके के रूप में कि आप आ रहे हैं। कुछ ड्राइवर अपना स्वयं का हॉर्न कोड भी विकसित कर लेते हैं। 2 छोटे हॉर्न का मतलब है धन्यवाद। एक लंबा हॉर्न का मतलब है कृपया मुझे जाने दे। और अगर आपको थोड़ी सी लय के साथ हॉर्न का पैटर्न सुनाई देता है, तो ये सिर्फ उन ड्राइवरों के बीच एक दोस्ताना छेड़छाड़ हो सकती है जो एक दूसरे को जानते हैं। फिलीपींस में कार का हॉर्न शोर नहीं है, ये पहियों पर बातचीत है। नंबर 11, जीपनी राष्ट्रीय सार्वजनिक परिवहन और रिटायर्ड बसों का इंद्रधनुषी कब्रिस्तान। सभी प्रकार के हॉर्न बजने वाले संकेतों से भरी फिलीपीन ट्रैफिक की शोरगुल वाली दुनिया में सड़कों पर सबसे पहचानने योग्य साइट प्रतिष्ठित जीपनी है। देश का सार्वजनिक परिवहन का सबसे प्रसिद्ध साधन और एक प्रिय सांस्कृतिक प्रतीक, मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद छोड़ी गई अमेरिकी सैन्य जीपों से अनुकूलित जीपों को फिलिपिनो लोगों द्वारा यात्री वाहनों में बदल दिया गया था, जिसमें विस्तारित बॉडी, 2 लंबी बेंच सीटें और जीवंत पेंट, सजावटी रोशनी और बोल्ड पैटर्न से ढके रंगीन, आंख को पकड़ने वाले डिजाइन थे। प्रत्येक जीपनी कला का एक चलता फिरता नमूना है। लाखों फिलिपिनो लोग हर दिन स्कूल, काम, बाजार या सिर्फ दोस्तों से मिलने के लिए जीपनी की सवारी करते हैं। किराया सस्ता है, वे लगभग 24 घंटे चलती हैं और आप केवल अपना हाथ उठाकर मार्ग पर कहीं भी चढ़ या उतर सकते हैं। प्रत्येक जीपनी अपने ड्राइवर के व्यक्तित्व और लोकप्रिय संस्कृति के तत्वों को दर्शाती है। मजेदार नारों और धार्मिक प्रतीकों से लेकर सुपर हीरो और म्यूजिक बैंड के पोस्टर तक। और भी अधिक आकर्षक बात यह है कि जब एक जीपनी रिटायर हो जाती है तो क्या होता है? तुरंत नष्ट होने के बजाय पुराने वाहनों को अक्सर बड़े भंडारण स्थानों पर ले जाया जाता है, जिन्हें प्यार से इंद्रधनुष कब्रिस्तान, रेबो ग्रेवयार्ड्स कहा जाता है। जंग लगी, लेकिन अभी भी चमकीले रंग से रंगी उनकी जीपनी युवाओं के लिए लोकप्रिय फोटो स्पॉट और सड़क कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं। कई लोगों के लिए जीपनी केवल घूमने का एक साधन नहीं है, वे फिलीपींस में शहरी जीवन का एक सांस्कृतिक प्रतीक हैं। नंबर 12, स्ट्रीट फूड, जो चौंकाने वाला और स्वादिष्ट दोनों है। फिलीपींस में स्ट्रीट फूड अपनी विविधता, रचनात्मकता और उन व्यंजनों के लिए जाना जाता है जो विदेशी आगंतुकों को असहज कर सकते हैं। सबसे कुख्यात में से एक है बलूत, एक निषेचित बत्तख का अंडा जिसमें एक आंशिक रूप से विकसित भ्रूण होता है, जो छोटे पंखों और चोंच के साथ पूरा होता है, जिसे आमतौर पर नमक,
काली मिर्च और जड़ी बूटियों के साथ खाया जाता है। बस इसे खोलना और अंदर छोटी बत्तख को देखना ही कुछ पश्चिमी पर्यटकों को दूसरी दिशा में भागने के लिए मजबूर करने के लिए काफी है। लेकिन फिलिपिनो लोगों के लिए बलूत एक प्रिय व्यंजन है और इसे अक्सर स्थानीय संस्कृति का सही मायने में अनुभव करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मार्ग के अधिकार संस्कार के रूप में देखा जाता है। एक और व्यंजन जो अक्सर झिझक पैदा करता है वो है बेटामैक्स। जमे हुए जानवरों के खून को आयताकार ब्लॉकों में काटा जाता है, कटार में पिरोया जाता है और खुली चारकोल की लपटों पर भूना जाता है। इसके बाद है इसाव, जो चिकन या सुअर की आते हैं जिन्हें अच्छी तरह से साफ किया जाता है और कुरकुरा होने तक ग्रिल किया जाता है। यह एक लोकप्रिय स्ट्रीट स्नैक है, लेकिन पहली बार खाने वालों के लिए काफी डरावना हो सकता है। कुछ विक्रेता डूरियन भी बेचते हैं, जो मशहूर रूप से विभाजित करने वाला फल है, जिसे अक्सर स्थानीय लोगों द्वारा नर्क की तरह महकने वाला लेकिन स्वर्ग जैसा स्वाद देने वाला बताया जाता है। बलूत या डूरियन खाना लगभग एक सांस्कृतिक शुरुआत है, समुदाय में वास्तव में शामिल होने का एक तरीका। लेकिन फिलिपिनो स्ट्रीट फूड केवल चौंकाने के बारे में नहीं है। कुछ हल्का आजमाने के लिए आप ताहो, मीठे सिरप और टैपियोका मोती के साथ नरम टोफू, या बनाना क्यू, एक छड़ी पर कैरामेलाइज तले हुए केले क्वेक क्वेक आजमा सकते हैं, जो एक और भीड़ का पसंदीदा है, खासकर छात्रों के बीच। मौके पर तली हुई और मीठी या मसालेदार चटनी में डूबी हुई मछली की गोलियां, फिश बॉल्स भी हैं। और प्रतिष्ठित हेलो हेलो, एक ताज़ा शेव्ड आइस डेजर्ट जिसके ऊपर कई तरह की मिठाइयां होती हैं, जो गर्मियों के गर्म दिनों के लिए एकदम सही है। ये विविधता ही जो फिलिपिनो स्ट्रीट फूड को न केवल एक कल्चर शॉक बनाती है, बल्कि एशियाई स्ट्रीट व्यंजनों के बारे में उत्सुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक मजेदार और स्वादिष्ट रोमांच भी बनाती है। नंबर 13, चावल सच्चा प्यार है। अजीब से लेकर मीठे तक हर तरह के स्ट्रीट फूड को आजमाने के बाद आप जल्दी ही एक बात पर ध्यान देंगे जो हर फिलिपिनो भोजन में एक समान रहती है। चावल हमेशा मौजूद रहता है, चाहे वह नाश्ता हो, दोपहर का भोजन हो, रात का खाना हो, कोई उत्सव हो या बस एक त्वरित स्नैक हो। मेज पर सफेद चावल की एक गरम प्लेट लगभग हमेशा होती है। कुछ नाश्ते के मेन्यू में सॉसेज के साथ चावल, तले हुए अंडे के साथ चावल या डिब्बाबंद मछली के साथ चावल भी शामिल है। यहाँ तक कि जॉलीबी या मैकडॉनल्ड्स जैसी फास्ट फूड चेन में भी फ्राइड चिकन को अक्सर फ्राइज के बजाय चावल के साथ परोसा जाता है, और चावल की मात्रा आमतौर पर बहुत बड़ी होती है, जिसकी तुलना में अधिकांश पश्चिमी लोग अभ्यस्त हैं। कुछ लोग एक बार के भोजन में 3 या 4 कटोरे खा जाते हैं। इसे ग्रिल्ड मीट, फ्राइड चिकन, सूखी मछली, सॉसेज या हॉट डॉग के साथ भी जोड़ा जा सकता है। फिलिपिनो लोगों के पास चावल के साथ जाने वाले किसी भी व्यंजन के लिए एक नाम है, इसे उलम कहा जाता है। कई घरों में चावल के बिना भोजन अधूरा सा लगता है, चाहे कितने भी व्यंजन क्यों ना परोसे जाएं। कुछ लोग चावल को नूडल्स या ब्रेड के साथ भी खाते हैं। कई विदेशियों के लिए, विशेष रूप से पश्चिमी देशों के लोगों के लिए, जहां कार्बोहाइड्रेट आमतौर पर आलू, ब्रेड या सलाद के रूप में आते हैं, ये फिलीपींस में खाने के सबसे आश्चर्यजनक हिस्सों में से एक हो सकता है। नंबर 14, कचरे से रिसाइकल किया गया पग पग भोजन। और अगर चावल को हर फिलिपिनो भोजन का दिल माना जाता है, तो पग पग शायद इस बात का सबसे चरम उदाहरण है कि लोग एक भरी हुई प्लेट के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं, भले ही इसका मतलब कचरे से खाना उठाना हो। पग पग का तात्पर्य रेस्तरां, फास्ट फूड चेन या घरों द्वारा फेंके गए बचे हुए भोजन से है, जिसमें आमतौर पर फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड मीट, चावल या सब्जियां होती हैं। इन बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, ठंडे पानी से धोया जाता है, फिर से सीजनिंग की जाती है और जरूरतमंद लोगों को बहुत कम कीमत पर बेचे जाने से पहले एक बार और तला जाता है। फिलीपींस में पग पग शब्द का अर्थ है धूल झाड़ना, जो फेंके गए भोजन को वापस मेज पर लाने से पहले उसकी गंदगी को झाड़ने का प्रतीक है। फिलीपींस के कुछ इलाकों में हॉट सर्विंग वाले पग पग को खरीदने के लिए इंतजार कर रहे लोगों की लंबी कतारें कोई असामान्य दृश्य नहीं है। लगभग 40 पेसो या 70 अमेरिकी सेंट से कम में ये इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट से भी सस्ता है। जो लोग दिन में केवल $1 या $2 कमाते हैं, उनके लिए उचित भोजन करने का ये एकमात्र तरीका हो सकता है।
फिलीपीन सरकार ने पक-पक खाने के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में कई बार चेतावनी दी है, लेकिन मांग बनी हुई है क्योंकि गरीबी में रहने वाले कई लोगों के लिए भूख बैक्टीरिया से कहीं ज्यादा खतरनाक है। नंबर 15, एक ऐसा शहर जिसने उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपनी घड़ियां बदल दी। फिलीपींस के दक्षिणी भाग में स्थित दावो शहर कभी न केवल अपनी शांति और स्वच्छता के लिए जाना जाता था, बल्कि वास्तव में कुछ असामान्य के लिए भी जाना जाता था। एक समय था जब वहां के लोगों ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए देश के बाकी हिस्सों से 30 मिनट आगे अपनी घड़ियां सेट कर ली थी। 1990 के दशक में दावो की स्थानीय सरकार ने दावो टाइम पेश किया, जो एक स्वघोषित टाइम जोन था जो राष्ट्रीय मानक से 30 मिनट पहले चलता था। लक्ष्य सरल था, लोगों को अपना दिन जल्दी शुरू करने, समय पर काम पर पहुंचने और जल्दी काम खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपने परिवारों के साथ अधिक समय बिता सकें। सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और यहाँ तक कि स्थानीय टेलीविजन स्टेशनों ने इस समय समायोजन का पालन किया। हालांकि इसे कभी भी कानून द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, ये वर्षों तक शहर में दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया था। वास्तव में इस स्थानीय समय प्रणाली ने कुछ समय के लिए आश्चर्यजनक रूप से अच्छा काम किया। कई स्कूल, कार्यालय और सार्वजनिक सेवाएं दावो टाइम के आधार पर काम करती थीं। अंततः अन्य क्षेत्रों के साथ काम करते समय भ्रम से बचने के लिए शहर देश के मानक समय पर वापस आ गया। लेकिन एक प्रमुख शहर की कहानी जिसने कभी अपने समय से आगे बढ़ने का विकल्प चुना था, आज भी स्थानीय संस्कृति और उत्पादकता के लिए एक रचनात्मक और विशिष्ट फिलिपिनो दृष्टिकोण के रूप में याद की जाती है। नंबर 16, दक्षिण पूर्व एशिया की प्लास्टिक कचरा राजधानी। यदि आपने 2010 और 2018 के बीच फिलीपींस का दौरा किया, तो आपने संभवतः कुछ भयावह दृश्य देखे होंगे। समुद्र तट प्लास्टिक की थैलियों से ढके हुए थे, नहरें उपयोग किए गए शैम्पू पाउच से भरी हुई थीं और मरी हुई मछलियां इंस्टेंट कॉफी रैपर में फंसी हुई थीं। इस खूबसूरत द्वीप राष्ट्र को कभी खुले तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया की प्लास्टिक कचरा राजधानी कहा जाता था। इस समस्या की जड़ फिलीपींस में एक अनोखी खपत की आदत से आई थी। लगभग हर उत्पाद छोटे एकल उपयोग सिंगल यूज पाउच में बेचा जाता था। खाना पकाने के तेल, सोया सॉस और टूथपेस्ट से लेकर शैम्पू, साबुन और इंस्टेंट कॉफी तक सब कुछ छोटे प्लास्टिक के पैकेट में आता था। कम औसत आय के साथ कई लोग केवल थोड़ा सा, बस आज के लिए पर्याप्त खरीदना पसंद करते थे, जिससे हर एक दिन लाखों प्लास्टिक पाउच फाड़े और फेंके जाते थे। इन पैकेटों को शायद ही कभी रिसाइकल या एकत्र किया जाता था। इसके बजाय वे नहरों से बहते हुए, लहरों के साथ बहते हुए और सीधे समुद्र में जाकर गिरते थे। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि समुदाय के भीतर ही बदलाव की शुरुआत कैसे हुई। बड़े पैमाने पर सरकारी कार्यक्रमों की प्रतीक्षा किए बिना कई स्कूलों, युवा समूहों और स्थानीय निवासियों ने प्लास्टिक कचरे को उपयोगी चीजों में बदलने के लिए अपने स्वयं के जमीनी प्रयास शुरू किए। छात्रों ने उपयोग किए गए पाउच एकत्र किए और उन्हें कुर्सियों में बदल दिया। स्थानीय लोगों ने दीवारें बनाने के लिए कचरे से इको ब्रिक्स बनाई। वीकेंड क्लीनअप ड्राइव हर जगह दिखाई देने लगे। कुछ सुपरमार्केट में दोबारा इस्तेमाल होने वाले बैग लाने पर खरीदारों को छूट मिली और हर सोमवार नो प्लास्टिक डे बन गया। क्विजोन और बागुइयो जैसे शहरों ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पारित किए, जिससे विक्रेताओं को केले के पत्ते, कागज के रैपर या बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग पर स्विच करने के लिए प्रेरित किया गया। इन प्रयासों के कारण कई क्षेत्र जो कभी प्लास्टिक प्रदूषण के हॉटस्पॉट के रूप में जाने जाते थे, अब साफ और हरे भरे हैं, जिससे लौटने वाले आगंतुक इस परिवर्तन से सुखद आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नंबर 17, बंदूकों वाले सुरक्षा गार्ड जो अविश्वसनीय रूप से मिलनसार हैं। फिलीपींस में सुपरमार्केट, सुविधा स्टोर, बैंक, गैस स्टेशन और यहाँ तक कि जॉलिबी जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट के बाहर सुरक्षा गार्डों का तैनात होना बहुत आम है। उनमें से अधिकांश हैंडगन या राइफल भी रखते हैं। विदेशियों के लिए, विशेष रूप से सख्त बंदूक नियंत्रण वाले देशों के लोगों के लिए ये दृश्य पहली बार में काफी डरावना या परेशान करने वाला हो सकता है। लेकिन सशस्त्र दिखने के बावजूद फिलीपींस में सुरक्षा गार्ड अक्सर आश्चर्यजनक रूप से मिलनसार होते हैं। वे ग्राहकों का अभिवादन करते हैं, मुस्कुराते हैं
दरवाजे खोलते हैं और पूछे जाने पर खुशी खुशी दिशा निर्देश देते हैं। कई जगहों पर उन्हें समग्र सेवा अनुभव के हिस्से के रूप में देखा जाता है, जो डराने धमकाने के बजाय व्यवस्था बनाए रखने के लिए होते हैं। सशस्त्र गार्डों की उपस्थिति काफी हद तक इस तथ्य के कारण है कि कई व्यवसाय 24/7 चलते हैं और व्यस्त क्षेत्रों में स्थित हैं। इसलिए दिखाई देने वाली सुरक्षा एक व्यवहारिक उपाय है। हालांकि बल का वास्तविक उपयोग अत्यंत दुर्लभ है। अधिकांश स्थितियों को शांति से संभाला जाता है और गार्ड और जनता दोनों आमतौर पर मुद्दों को हल करने के लिए विनम्र बातचीत और सम्मानजनक बातचीत पर भरोसा करते हैं। नंबर 18, सभी के लिए यूनिफॉर्म। कई पश्चिमी देशों में स्कूल यूनिफॉर्म पहनना आमतौर पर वैकल्पिक होता है और छात्र कक्षा में जाते समय अपनी पोशाक चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहाँ तक कि जापान, दक्षिण कोरिया या चीन जैसे अपने अनुशासन के लिए जाने जाने वाले कुछ एशियाई देशों में भी आमतौर पर केवल हाई स्कूल तक ही यूनिफॉर्म की आवश्यकता होती है। लेकिन फिलीपींस में यूनिफॉर्म केवल छोटे छात्रों के लिए नहीं है, वे पूरे कॉलेज में पहने जाते हैं और स्कूल संस्कृति और रोजमर्रा के जीवन दोनों का एक मुख्य हिस्सा माने जाते हैं। और ये सिर्फ छात्रों तक ही सीमित नहीं है। यूनिफॉर्म वयस्क जीवन का भी एक नियमित हिस्सा है। बैंक कर्मचारी, होटल रिसेप्शनिस्ट, सुरक्षा गार्ड, फ्लाइट अटेंडेंट और फैक्ट्री कर्मचारी सभी सख्त कार्यस्थल नीतियों के अनुसार यूनिफॉर्म पहनते हैं। कुछ स्कूलों में ऑटिज्म या विशेष जरूरतों वाले बच्चों को भी समावेशन, इंक्लूजन और अपनेपन को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में उनके सहपाठियों के समान यूनिफॉर्म दी जाती है। इस परंपरा के पीछे कारण व्यावहारिक और सांस्कृतिक दोनों हैं। यूनिफॉर्म अनुशासन को बढ़ावा देते हैं, समुदाय की भावना को बढ़ावा देते हैं और लोगों को एक दूसरे को आसानी से पहचानने में मदद करते हैं। स्कूलों में वे अमीर और गरीब छात्रों के बीच दिखाई देने वाले अंतर को कम करते हैं और टीम वर्क और समानता को प्रोत्साहित करते हैं। पर्यटकों या फिलीपींस में रहने वाले विदेशियों के लिए सभी उम्र और व्यवसायों के लोगों द्वारा यूनिफॉर्म पहने जाने का दृश्य अक्सर एक मजबूत छाप छोड़ता है, क्योंकि ये दिखाता है कि ये प्रथा फिलिपिनो समाज में कितनी गहराई से बुनी गई है। नंबर 19, असामान्य नाम और उपनाम, निकनेम। यूनिफॉर्म पहनने के अनुशासन के विपरीत फिलिपिनो नामों की बात आने पर बहुत अधिक चंचल और सहज दृष्टिकोण अपनाते हैं। यहाँ पेप्सी नामक बैंक कर्मचारी, बॉय नामक ड्राइवर या बेबी या गर्ली नामक महिला सहयोगी से मिलना कोई असामान्य बात नहीं है। और चुटकुलों की तरह लगने वाले ये नाम अक्सर सिर्फ उपनाम नहीं होते हैं। बेकानूनी दस्तावेजों पर व्यक्ति का आधिकारिक नाम हो सकते हैं, जिनका उपयोग कार्यस्थल, अनुबंधों और यहाँ तक कि चुनाव अभियानों में भी किया जाता है। ये रचनात्मक नामकरण परंपरा कारणों के मिश्रण से आती है। कुछ का नाम पेप्सी, चेरी या बोंग जैसी पसंदीदा चीजों के नाम पर रखा गया है। दूसरों के नाम ऐसे होते हैं जो उनके माता पिता के नामों का मिश्रण होते हैं। उदाहरण के लिए जोसेफ और मारिया मिलकर जामारी बन जाते हैं। लेकिन अधिकांश समय नाम केवल इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि वे मजेदार या आकर्षक लगते हैं। कई परिवारों के लिए नामकरण का औपचारिक होना जरूरी नहीं है। जो मायने रखता है वो ये है कि नाम याद रखने में आसान हो, बोलने में आसान हो और गर्मजोशी भरा व व्यक्तिगत महसूस हो। वास्तव में कुछ लोगों को उनके कानूनी नामों से कभी नहीं बुलाया जाता है। एक महिला का आधिकारिक नाम मरिया कंसेप्शन हो सकता है, लेकिन हर कोई, दोस्त, परिवार, यहाँ तक कि उसका बॉस भी उसे सिर्फ बेबी कहकर बुलाता है। फिलीपींस के कई जाने माने राजनेता भी सार्वजनिक जीवन में अपने उपनामों का उपयोग करते हैं, जैसे वर्तमान राष्ट्रपति बोंग बोंग मार्कोस या पूर्व उपराष्ट्रपति लेनी रोब्रेडो। नामों और उपनामों का ये आरामदेह उपयोग फिलिपिनो संस्कृति की अनुकूल और अनौपचारिक प्रकृति को दर्शाता है। लेकिन विदेशियों के लिए अपने बॉस को बेबी बुलाना या हनी नाम के किसी व्यावसायिक संपर्क से ईमेल प्राप्त करना पहली बार में थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है। नंबर 20, देर से आना बिल्कुल सामान्य है। फिलीपींस में देर से आना सिर्फ एक आदत से कहीं बढ़कर है। यह एक सांस्कृतिक मानदंड है जिसे अक्सर फिलिपिनो टाइम कहा जाता है। सामाजिक समारोहों, पारिवारिक पार्टियों और यहाँ तक कि काम से संबंधित कार्यक्रमों में
लोगों का निर्धारित समय से कम 15 से 30 मिनट बाद आना आम बात है। जन्मदिन, शादियों या त्योहारों के लिए मेहमान शायद ही कभी निमंत्रण पर लिखे सटीक समय पर आते हैं। लेकिन परेशान होने के बजाय फिलिपिनो लोग आमतौर पर इसे पूरी तरह से सामान्य मानते हैं। कोई शिकायत नहीं करता है। यह संस्कृति के लचीले रवैये का प्रतिबिंब है, जहां आराम और विश्राम को अक्सर सख्त समय की पाबंदी से अधिक महत्व दिया जाता है। वास्तव में कुछ मेजबानों ने जानबूझकर कार्यक्रम का समय शुरू होने के असल समय से 30 मिनट से 1 घंटे पहले निर्धारित करके इसके साथ काम करना सीख लिया है। हालांकि हाल के वर्षों में सरकार और युवा पीढ़ियों ने बदलाव को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है। ऑन टाइम जैसे अभियान समय की पाबंदी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए थे, विशेष रूप से व्यावसायिक सेटिंग्स में जहां समय प्रबंधन आवश्यक है। फिर भी फिलिपिनो टाइम संस्कृति का एक अनूठा हिस्सा बना हुआ है, ऐसा कुछ जो अक्सर विदेशी आगंतुकों को आश्चर्यचकित करता है और फिलीपींस में रहने या काम करने का विकल्प चुनने वालों के लिए धैर्य और अनुकूलन का एक सबक बन जाता है। नंबर 21, अजनबियों को भाई और बहन बुलाना। फिलीपींस में विदेशी आगंतुकों को जो चीजें अक्सर आश्चर्यचकित करती हैं और उनके दिलों को गर्म कर देती हैं, उनमें से एक ये है कि लोग एक दूसरे का अभिवादन कैसे करते हैं और कैसे संबोधित करते हैं। किसी बड़े से मिलते समय फिलिपिनो बच्चे अक्सर बड़े व्यक्ति का हाथ लेते हैं और धीरे से उसे अपने माथे से लगाते हैं। इस भाव को मनोपो कहा जाता है। यह गहरे सम्मान का संकेत है, लगभग एक आशीर्वाद और धन्यवाद के रूप में एक साधारण कार्य में समाहित है। एक और अनूठा पहलू यह है कि कैसे फिलिपिनो अक्सर अजनबियों को प्यार भरे शब्दों के साथ संबोधित करते हैं, जैसे कि कुया, जिसका अर्थ है बड़ा भाई, या अते, जिसका अर्थ है बड़ी बहन, भले ही वे पहले कभी ना मिले हों। जब आप दिशा निर्देश मांगते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं या किसी दुकान में प्रवेश करते हैं, तो आपको सर या मैडम के बजाय कुया या अते कहा जा सकता है। यह एक गर्म और समावेशी वातावरण बनाता है, जैसे कि हर कोई एक बड़े विस्तारित परिवार का हिस्सा हो। बातचीत में फिलिपिनो प्रत्यक्ष टकराव या कठोर तर्कों से बचने की कोशिश करते हैं। सीधे नहीं कहने के बजाय वे धीरे से अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दे सकते हैं या बस मुस्कुरा सकते हैं और विनम्रता से मना कर सकते हैं। ये पकी किस्म के सांस्कृतिक मूल्य को दर्शाता है, जो सद्भाव बनाए रखने और रिश्तों को सुचारू और शांतिपूर्ण रखने की इच्छा है। नंबर 22, घोस्टिंग का साम्राज्य। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की दुनिया पर हावी होने से पहले फिलीपींस को कभी दुनिया की एसएमएस राजधानी के रूप में जाना जाता था। 2000 के दशक के दौरान जब मोबाइल फोन पहली बार लोकप्रिय हुए, तो फिलिपिनो जल्दी ही प्रतिदिन 1 बिलियन से अधिक संदेश भेजकर दुनिया के शीर्ष टेक्स्टर्स बन गए। वह संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के संयुक्त योग से भी अधिक थी। कारण फिलीपींस में टेक्सटिंग अविश्वसनीय रूप से सस्ती थी और कई मोबाइल प्लान एक ही नेटवर्क के भीतर असीमित एसएमएस की पेशकश करते थे, जिससे टेक्स्ट मैसेजिंग रोजमर्रा के जीवन का एक मुख्य हिस्सा बन गई। आज भी, जबकि अधिकांश लोग अब मैसेंजर, वाइबर या टेलीग्राम जैसे ऐप का उपयोग करते हैं, टेक्सटिंग संवाद करने का एक पसंदीदा तरीका बना हुआ है। फिलिपिनो परिवार दोस्तों, सहकर्मियों को टेक्स्ट करते हैं और अक्सर फोन कॉल के बजाय टेक्स्ट का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आप फिलीपींस में डेटिंग कर रहे हैं या किसी को जान रहे हैं, तो जवाब की एक सुसंगत धारा की उम्मीद न करें। देश को गोस्टिंग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। आप शुरुआत में किसी के साथ दर्जनों टेक्स्ट का आदान प्रदान कर सकते हैं, केवल उनके रातों रात बिना कोई शब्द कहे, बिना कोई प्रतिक्रिया, बिना कोई स्पष्टीकरण दिए गायब हो जाने के लिए। ये विशेष रूप से उन नए रिश्तों में आम है जो ऑनलाइन शुरू होते हैं, जिससे कई विदेशी भ्रमित या निराश हो जाते हैं। फिलिपिनो संस्कृति में संदेश देखने के बाद जवाब न देने का मतलब हमेशा अपमान करना नहीं होता है। कभी-कभी इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि कोई थक गया था, भूल गया था या सीधे नहीं कहना चाहता था। ये कोमल, अप्रत्यक्ष संचार की फिलिपिनो शैली को दर्शाता है। टकराव से बचने का एक तरीका, भले ही ये अधिक सीधे संवाद वाली संस्कृतियों के आदी लोगों के लिए गलतफहमी पैदा कर सकता है, इसलिए
यदि आप टेक्स्ट की एक स्ट्रिंग के माध्यम से तत्काल जुड़ाव महसूस करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद वे अचानक हमेशा के लिए ऑफलाइन हो जाते हैं, तो बधाई हो, आपने अभी फिलीपींस की अनूठी संचार संस्कृति के एक बहुत ही वास्तविक हिस्से का अनुभव किया है। नंबर 23, चॉकलेट हिल्स। एक ऐसी जमीन जो कैंडी जैसी दिखती है। जब प्राकृतिक चमत्कारों की बात आती है तो फिलीपींस में आश्चर्यजनक नज़ारों की कोई कमी नहीं है। देश में सबसे अनोखे और प्रतिष्ठित परिदृश्यों में से एक चॉकलेट हिल्स है। बोहोल बोहोल द्वीप पर स्थित ये क्षेत्र 1200 से अधिक पूरी तरह से शंक्वाकार पहाड़ियों का घर है, जो एक साथ बारीकी से पैक की गई हैं और एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई हैं, जिससे एक ऐसा दृश्य बनता है जो लगभग किसी अन्य दुनिया का लगता है। बारिश के मौसम में पहाड़ियां हरी भरी घास से ढकी होती हैं, लेकिन जब शुष्क मौसम आता है तो घास हल्के भूरे रंग की हो जाती है, जिससे पूरे परिदृश्य को एक समृद्ध चॉकलेट रंग मिल जाता है। पहाड़ियां पृथ्वी से उठने वाली विशाल कैंडी ड्रॉप्स जैसी दिखने लगती हैं और ठीक इसी तरह उन्हें अपना नाम मिला, चॉकलेट हिल्स। ये पहाड़ियां कैसे बनी, इसके बारे में कई किंवदंतियां हैं। एक कहानी उन दो दिग्गजों के बारे में बताती है जिन्होंने एक लड़ाई के दौरान एक दूसरे पर मिट्टी के टुकड़े फेंके, फिर अजीब युद्ध के मैदान को पीछे छोड़कर चले गए। एक अन्य कहानी कहती है कि एक दिल टूटा हुआ देवता अपने खोए हुए प्यार पर रोया और उसके आंसुओं ने पहाड़ियों का रूप ले लिया। लेकिन वास्तविकता में चॉकलेट हिल्स लाखों वर्षों में बनी एक दुर्लभ भूगर्भीय संरचना है। चूंकि प्राचीन मूंगा और चूना पत्थर धीरे धीरे प्राकृतिक शक्तियों द्वारा नष्ट हो गए थे, आज चॉकलेट हिल्स न केवल एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, बल्कि बोहल और समग्र रूप से फिलीपींस का एक गौरवशाली प्रतीक भी है। नंबर 24, मूंगे कोरल से बना एक चर्च। बोहोल द्वीप पर चूना पत्थर का खजाना। प्रसिद्ध चॉकलेट हिल्स के साथ एक और उल्लेखनीय खजाना है जो कई आगंतुकों को विस्मय में छोड़ देता है, बाकलेओन चर्च। ये फिलीपींस के सबसे पुराने चर्चों में से एक है, जो लगभग पूरी तरह से कोरल स्टोन मूंगा पत्थर से बना है। स्पेनिश औपनिवेशिक काल के दौरान 1595 में निर्माण शुरू हुआ और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरा हुआ। जो चीज इस चर्च को वास्तव में अद्वितीय बनाती है वो है इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री। स्थानीय लोगों ने पास के समुद्रों से कोरल काटा, इसे सुखाया और मूंगा ब्लॉकों को एक साथ बांधने के लिए मोटार के रूप में अंडे की सफेदी और कुचले हुए समुद्री सीपों के मिश्रण का इस्तेमाल किया। इसने मोटी, ठंडी और अविश्वसनीय रूप से मजबूत दीवारें बनाई। यदि आप बारीकी से देखें तो आप वास्तव में पत्थरों में जड़े हुए जीवाश्म, मूंगा पैटर्न, समुद्री सीप और यहाँ तक कि प्राचीन मछलियों की रूपरेखा भी देख सकते हैं। ऐसे विवरण जो आपको पूरे यूरोप या कहीं और चर्चों में नहीं मिलेंगे। इस निर्माण तकनीक के कारण चर्च सदियों तक खड़ा रहा है, तूफान, भूकंप और समय बीतने के बावजूद अपनी सुंदरता और संरचना को बनाए रखा है। अंदर एक जड़े हुए लकड़ी के वेदी, बरोक शैली के भित्ति चित्र और जटिल रूप से नक्काशीदार स्तंभों और छतों सहित कई मूल तत्व बरकरार हैं। एक और आकर्षक विवरण चर्च के नीचे स्थित प्राचीन तहखाना क्रिप्ट है। इसका उपयोग कभी पुजारियों, मिशनरियों और समुदाय की उल्लेखनीय हस्तियों को दफनाने के लिए किया जाता था, जो सैकड़ों वर्षों में इस पहले से ही असाधारण स्थल में और अधिक ऐतिहासिक गहराई जोड़ता है। नंबर 25, ताल ज्वालामुखी। एक बड़े ज्वालामुखी के अंदर सबसे छोटा ज्वालामुखी। ताल ज्वालामुखी केवल फिलीपींस में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे असाधारण प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। मनीला से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ताल को अक्सर दुनिया का सबसे छोटा सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है, लेकिन जो चीज इसे वास्तव में अनूठा बनाती है वह है इसकी दिमाग चकरा देने वाली स्तरित संरचना। एक अन्य ज्वालामुखी के अंदर बनी झील में एक ज्वालामुखी, जिसके शीर्ष पर एक और झील है। ऊपर से ताल एक विशाल जल निकाय के बीच में बैठता है, जिसे ताल झील, ताल लेक के रूप में जाना जाता है। कई लोगों को यह एहसास नहीं है कि ये झील खुद एक प्राचीन सुपर ज्वालामुखी के बड़े ढह चुके क्रेटर के अंदर स्थित है।
वर्तमान ज्वालामुखी झील के बीच में एक छोटे से द्वीप के रूप में दिखाई देता है और उस द्वीप पर एक और क्रेटर है जिसमें एक और झील है। दूसरे शब्दों में, ये एक ज्वालामुखी के भीतर एक झील में एक ज्वालामुखी है जिसके केंद्र में एक और झील है। ये दुर्लभ भूगर्भीय संरचना दुनिया में अपनी तरह की कुछ ही संरचनाओं में से एक है। ताल आज भी सक्रिय है, कभी कभी राख के बादल छोड़ता है और आसपास के क्षेत्र में झटके पैदा करता है। इसकी अस्थिरता के बावजूद ताल झील के आसपास का क्षेत्र एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना हुआ है। आगंतुक द्वीप तक नाव ले जा सकते हैं, क्रेटर रिम पर चढ़ सकते हैं और अपनी आंखों से परत के भीतर परत वाले लुभावने दृश्य को देख सकते हैं। शांतिपूर्ण झील और ज्वालामुखी की मौन शक्ति के बीच का अंतर एक जादुई, लगभग अवास्तविक अनुभव बनाता है जो एक ही समय में शांत और रोमांचकारी दोनों है। नंबर 26। फिलीपींस में एक स्थानीय विशेषता के रूप में बाढ़ बारिश के मौसम का एक ट्रेडमार्क बन गया है। कुछ घंटों की भारी बारिश से शहर की सड़कें नदियों में बदल सकती हैं, जिसमें पानी घुटने के स्तर तक या कुछ क्षेत्रों में कमर तक भी बढ़ सकता है। ये लगभग हर साल होता है, विशेष रूप से जून से नवंबर तक बारिश के मौसम के दौरान, और स्थानीय लोग दैनिक जीवन के हिस्से के रूप में इसके अनुकूल हो गए हैं। मुख्य कारणों में तीव्र वर्षा, एक अविकसित जल निकासी प्रणाली, तीव्र शहरीकरण और नदियों और नहरों के किनारे कचरे और अवैध बस्तियों के कारण बंद जलमार्ग शामिल है। लेकिन ज्यादातर आगंतुकों को जो बात हैरान करती है वो ये नहीं है कि पानी कितना गहरा हो जाता है, बल्कि ये है कि लोग कितने बेफिक्र होते हैं। यहाँ तक कि जब सड़कों पर पानी भर जाता है तब भी बच्चे काम चलाऊ राफ्ट्स पर विक्रेता अपनी गाड़ियां धकेलना जारी रखते हैं और कुछ लोग गली के बीचों बीच मछली पकड़ने का अवसर भी उठा लेते हैं। कई लोग बढ़ते पानी को दिन का एक और हिस्सा मानते हैं। वे इसके कम होने का इंतजार करते हैं और फिर हमेशा की तरह अपने काम पर लौट जाते हैं। हालांकि बाढ़ स्पष्ट रूप से गंभीर बुनियादी ढांचे की चुनौतियों को दर्शाती है, फिलिपिनो लोगों की हंसमुख और अनुकूल भावना इस अनुभव को उससे कहीं कम भारी बनाती है जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। नंबर 27। हर दिन 20 से अधिक भूकंप। फिलीपींस में बाढ़ ही एकमात्र प्राकृतिक चुनौती नहीं है जिसका लोग सामना करते हैं। एक और नियमित आगंतुक भूकंप है। देश प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्रों में से एक है। रिपोर्टों के अनुसार फिलीपींस हर एक दिन 20 से अधिक भूकंपों का अनुभव करता है, जिसका अर्थ है कि जमीन लगभग कभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं होती है। सौभाग्य से इनमें से अधिकांश भूकंप बहुत मामूली होते हैं और केवल विशेष उपकरणों द्वारा ही पहचाने जा सकते हैं। केवल कभी कभी ही तेज भूकंप आते हैं जिससे इमारतें हिलने लगती हैं, फर्नीचर हिलने लगता है या प्रमुख शहरों में चेतावनी वाले सायरन बजने लगते हैं। क्योंकि देश सक्रिय फॉल्ट लाइनों से आड़ा तिरछा है, शहर, स्कूल और कार्यालय सख्त भूकंप तैयारी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। नियमित अभ्यास और निकासी योजनाएं दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। कई स्कूलों में बच्चों को कम उम्र से ही सिखाया जाता है कि भूकंप के संकेतों को कैसे पहचानें और सुरक्षित रूप से कैसे प्रतिक्रिया दें। पर्यटकों के लिए दिन में 20 से अधिक भूकंपों के बारे में सुनना पहले तो चिंताजनक लग सकता है, लेकिन वास्तव में अधिकांश यात्रियों को कभी उनका पता भी नहीं चलता है। भूकंपीय गतिविधि फिलीपींस में प्रकृति का केवल एक हिस्सा है, लेकिन यह आपके रोमांच, आपकी छुट्टियों या आपके सांस्कृतिक अनुभव के आड़े नहीं आती है। नंबर 28। फिलिपिनो बेहद मिलनसार, मेहमान नवाज होते हैं और बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। प्रकृति की चुनौतियों के बावजूद जो बात फिलीपींस में आगंतुकों के दिलों को वास्तव में जीत लेती है वे है यहाँ के लोग। एक चीज जो यात्रियों पर सबसे गहरी छाप छोड़ती है वो है फिलिपिनो लोगों की वास्तविक गर्मजोशी और मेहमान नवाजी। चाहे आप किसी शांत पड़ोस में खो गए हों, किसी छोटे से फूड स्टॉल पर अकेले खा रहे हों या बस किसी कोने की दुकान में कदम रख रहे हों, लगभग हमेशा कोई न कोई ऐसा होता है जो मुस्कुराने, बातचीत शुरू करने या बिना किसी झिझक के मदद की पेशकश करने के लिए तैयार होता है। कुछ पर्यटक भारी गंतव्यों के विपरीत, जहां मित्रता एक सेवा दिनचर्या के हिस्से की तरह महसूस हो सकती है,
फिलीपींस में ये अक्सर पूरी तरह से प्राकृतिक और बिना किसी जोर जबरदस्ती के महसूस होता है। स्थानीय लोग उत्सुक और स्वागत करने वाले होते हैं, और ये असामान्य नहीं है कि कोई अजनबी आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, आपको आपके गंतव्य तक छोड़ दे या आपको घर का बना भोजन खाने के लिए आमंत्रित करे, वो भी बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना। यही एक कारण है कि कई विदेशी जो फिलीपींस में रह चुके हैं इसे एशिया में घर जैसा महसूस करने के लिए सबसे आसान स्थानों में से एक बताते हैं। एक और बड़ा कारण जिसके चलते आगंतुक यहाँ बहुत आरामदायक महसूस करते हैं वो है भाषा। अंग्रेजी देश की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक है और ये प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक पढ़ाई जाती है। इसका मतलब है कि आप अनुवादक की आवश्यकता के बिना टैक्सी ड्राइवरों, खाद्य विक्रेताओं, बच्चों और यहाँ तक कि बड़ों के साथ भी आसानी से संवाद कर सकते हैं। वास्तव में कई फिलिपिनो इतनी स्वाभाविक अमेरिकी लहजे में अंग्रेजी बोलते हैं कि आपको यह एहसास भी नहीं होगा कि वे मूल वक्ता, नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं। अंग्रेजी दक्षता के इस उच्च स्तर ने फिलीपींस को ग्राहक सेवा, कस्टमर सर्विस के लिए एक वैश्विक केंद्र और अंग्रेजी सीखने के इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक शीर्ष गंतव्य बना दिया है। ये एक और कारण है कि ये देश जितना स्वागत करने वाला है उतना ही अविस्मरणीय भी है। नंबर 29। फिलीपींस में क्रिसमस सितंबर में शुरू होता है। यदि आप सितंबर में फिलीपींस जाते हैं और अचानक सुपरमार्केट, कैफे या यहाँ तक कि सड़क पर रेडियो पर क्रिसमस संगीत बजते हुए सुनते हैं तो आप कोई कल्पना नहीं कर रहे हैं, क्रिसमस सच में शुरू हो गया है। फिलीपींस में छुट्टियों का मौसम सितंबर की शुरुआत में शुरू हो जाता है और जनवरी तक चलता है, जिससे ये दुनिया का सबसे लंबा क्रिसमस उत्सव बन जाता है जो 4 महीने से अधिक समय तक चलता है। फिलिपिनो लोगों के लिए क्रिसमस केवल एक धार्मिक अवकाश से कहीं अधिक है। ये परिवार, साझा करने और आनंदमय एकजुटता का मौसम है। लोग इस उत्सव की अवधि को बर महीने कहते हैं क्योंकि सभी महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बर पर समाप्त होते हैं। जैसे ही सितंबर आता है, टेलीविजन और रेडियो पर क्लासिक क्रिसमस गाने बजने लगते हैं। मॉल क्रिसमस ट्री, टिमटिमाती लाइटें लगाना और प्रमुख हॉलिडे सेल शुरू कर देते हैं। परिवार अपने घरों को सजाना, पेरोल नामक तारे के आकार की लालटेन लटकाना और अपनी उपहार सूची तैयार करना शुरू कर देते हैं। समारोह दिसंबांग गाबी के साथ चरम पर होते हैं, जो क्रिसमस से पहले के दिनों में आयोजित होने वाली 9 सुबह की प्रार्थनाओं की एक श्रृंखला है। इनके साथ अनगिनत पार्टियां, पारिवारिक पुनर्मिलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे शहरों में हो या ग्रामीण गांवों में। युवा और बूढ़े सभी उत्सव की उस भावना में शामिल होते हैं जो महीनों तक देश को भर देती है। विदेशी आगंतुकों के लिए क्रिसमस की वाइब को महसूस करना जब बाहर अभी भी धूप और गर्मी है, थोड़ा कल्चर शॉक के रूप में आ सकता है, लेकिन ये इस बात का भी हिस्सा है कि फिलीपींस में क्रिसमस को इतना अविस्मरणीय, आनंदमय, हार्दिक और दुनिया में कहीं और की विपरीत क्या बनाता है। नंबर 30। ब्यूटी पेजेंट के लिए स्कूल बंद हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फिलीपींस में त्योहार सिर्फ संगीत, भोजन या धर्म के बारे में है, तो आपने शायद एक अच्छे पुराने ब्यूटी पेजेंट की गर्मी महसूस नहीं की है। प्रत्येक गांव, कस्बे या शहर के जिले में आयोजित फिएस्टा के पारंपरिक समारोहों के दौरान सौंदर्य प्रतियोगिता अक्सर सबसे प्रत्याशित घटना होती है, और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। कई जगहों पर स्कूल, कार्यालय और यहाँ तक कि स्थानीय सरकारी इकाइयां अपनी गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोक सकती हैं, ताकि हर कोई प्रतियोगिता में भाग ले सके या उत्साह बढ़ा सके। कुछ समुदाय विभिन्न समूहों के लिए विशिष्ट प्रतियोगिताओं की मेजबानी करके और भी आगे जाते हैं, जैसे कि मिस गे, मिस गे, मिस बैंग, मिस बैंग, लिटिल मिस फिलीपींस या यहाँ तक कि बुजुर्गों के लिए मिस सीनियर सिटीजन। इनमें से मिस गे प्रतियोगिता विशेष रूप से लोकप्रिय है और व्यापक रूप से मनाई जाती है, जो LGBTQ+ समुदाय के प्रति देश के आश्चर्यजनक खुलेपन को दर्शाती है। कुछ ऐसा जो कई विदेशी एक पारंपरिक कैथोलिक राष्ट्र से उम्मीद नहीं करते हैं। फिलीपींस वास्तव में आश्चर्यों से भरी एक उल्टी-पुल्टी दुनिया है ना? अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा तो लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस रोमांच में शामिल हो सकें। आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया? या क्या
कोई और देश है जिसे आप आगे एक्सप्लोर करना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। यात्रा पद चिन्ह चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली यात्रा में। ये जानकारी केवल संदर्भ के लिए है, इसलिए कृपया कोई भी निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध करें।